गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी, ये वहाँ के जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। एंड ये 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार उनसे मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठने लग गए कि क्या वो रिजाइन करना चाह रहे हैं, बट ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वो अभी रिजाइन तो नहीं कर रहे। बट अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो पिछले एक सप्ताह के अंदर या 1 सितंबर ऑनवर्ड्स लगभग 9 लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल रही है। एंड बहुत मैसिव लेवल के ऊपर भी वायलेंस वापस से हमें फ्रेशली स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है। एंड यहाँ पर लोग गन फाइट्स, ड्रोन अटैक्स, इनके अंदर यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोशिश यही होनी चाहिए कि किस तरह से सब लोग मिलकर यहाँ पर वापस से पीस को एस्टेब्लिश कर पाएं, क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम हो चुका है एक्चुअल में। अगर आप नोटिस करो तो कोशिश यहाँ पे वहाँ की सरकार की ये है कि कोई प्रोफेशनल अप्रोच को हम यहाँ पे अडॉप्ट करें, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे साथ में लेकर आएं, ताकि ये जो पिछले 1 डेढ़ साल से यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, इनको यहाँ पर हम कम या खत्म करने की यहाँ पे कोशिश कर पाएं। दोस्तों, डेट है आज की 9 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पीएसी के बारे में, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। देखो, पहले एक बार पीएसी को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आएंगे कि करंट मुद्दा क्या था। अगर हम बात करें ना पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो आप लोग जानते होंगे तीन बहुत ही पॉपुलर आपको फाइनेंशियल कमेटीज देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आपका एक तो आ गया पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक आपका एस्टीमेट कमेटी, और आपका जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन तीनों कमेटीज के बारे में जानते होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पीएसी के बारे में। यूपीएससी के मेंस के अंदर भी पीएसी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। पीएसी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको 1921 में स्टैब्लिश किया गया था। आप जानते हैं 1919 के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, उसके बाद यहाँ पे पीएसी का गठन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हर साल होता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर अंडर रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे पीएससी की, तो यहाँ पर टोटल आपको 22 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा से आते हैं एंड 7 मेंबर्स आते हैं आपके राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी के अंदर तो आप नोटिस करते होंगे ना कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर लोकसभा से होते हैं, पर पीएससी के अंदर दोनों से मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है, अ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। पीएसी का मिनिस्टर कोई मेंबर जो होगा वो मिनिस्टर नहीं हो सकता। यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि लेट्स से सर, एक कोई पर्सन था, बेसिकली में एमपी था, इसको हमने पीएसी का मेंबर बना दिया, फिर आगे जाके सरकार ने मान लो इसको मिनिस्टर बना दिया, फिर क्या होगा? देखो, जैसे ये बंदा मिनिस्टर बन जाएगा ना, अकॉर्डिंगली वो पीएसी का सदस्य अब नहीं रहेगा। दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है। अब पीएससी की जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है ना, वो 1 साल की होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ आप समझते होंगे, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो भी पार्टी होती है उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में सीट्स मिलती हैं जितने उनके नंबर ऑफ वोट्स उनको मिले होते हैं। और यहाँ पर हमें जो सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीएसी को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल होल्ड करने के अंदर इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो डब्ल्यू एम हेली जी थे, ये इसके पहले चेयरपर्सन थे। अगर हम बात करें इंडियन चेयरपर्सन की, तो आपको भूपेंद्र नाथ मित्रा जी देखने को मिल जाते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि हमारे यहाँ पे ना एक कन्वेंशन या एक प्रथा चल रही है, जहां पर ये बताया है कि 1967 ऑनवर्ड्स हमें नोटिस करने को मिलता है कि जो चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का, वो ऑपोजिशन से सिलेक्ट होता है। देखो, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ, ये बेसिकली एक प्रथा है। दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पर ये काउंटर करने की कोशिश करती है। ठीक है, किसी भी पर्सन को ये कॉल कर सकती है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे पास डीआरएससीज होती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर्स हमें इनके पास देखने को मिल जाती है, क्योंकि अपने आप में ना अलग अलग रिपोर्ट्स को यहाँ पे कर सकते हैं और कंसेंसस से यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। इनका काम क्या रहता है? काम यही रहता है कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसको एग्जामिन करते रहना, ये देखना कि पार्लियामेंट जो है पैसा कैसे स्पेंड कर रही है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली कैसे उसका पैसा स्पेंड होगा। तो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे देखना। आप लोग सीएजी का काम समझते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो सीएजी एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू विच कमेटी? द आंसर इज टू पीएसी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी जो कैग की रिपोर्ट्स होती है ना, उनको रिव्यू करना भी
पीएसी का काम रहता है। इस तरह से फिजिकल मिसमैनेजमेंट कहीं पे हो रही है तो उनको आइडेंटिफाई करना हो गया, एंड अकॉर्डिंगली क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हम ला सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये पार्लियामेंट को इस तरह से रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी जाती है। तो ये बातें थी पीएससी के बारे में। अब पीएससी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दरअसल में ना पीएससी यहाँ पर परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी आपकी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज की, जैसे आपका सेबी हो गया, आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इन सबको यहाँ पे ये रिव्यू किया जाएगा बाय पीएससी। यहाँ पर रिव्यू के अंतर्गत और बाकी चीज़ें हो गया, ऑडिट ऑफ फीस, टैरिफ, यूजर चार्जेस, अलग अलग आपके एयरपोर्ट्स वगैरह पे होते हैं, उनको भी यहाँ पे रिव्यू करेंगे। इस तरह से टोटल इसने 160 सब्जेक्ट्स को पिक किया हुआ है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी। बाकी देखो रेगुलेटरी बॉडी भी आप समझते होंगे, जैसे आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर की तरह काम करता है। सेबी भी आपका रेगुलेटर हो गया, ट्राई हो गया। इस तरह से आपके बहुत सारे रेगुलेटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में आपके जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, वो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने के अंदर मदद करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसी तरह से आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हमें देखने को मिलता है। एक तो सरकारी संस्था है, एक आपकी प्राइवेट संस्था हमें देखने को मिल जाती है। तो इस केस में अगर सरकार ही सारे रूल्स बनाएगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो फेवर यहाँ पे आपकी सरकारी संस्थाओं को करे। तो रेगुलेटर का रोल ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो भी लॉज है, स्टैंडर्ड है, उनको कंप्लाई करना, इंश्योर करवाना कि सब लोग उसको फॉलो करें। तो डेफिनेटली रेगुलेटरी बॉडीज वहाँ पे काम करती हैं बहुत अच्छे से। रिव्यू असेसमेंट हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। आप देखते हैं ना, बैंकिंग लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है। रेगुलेशंस बताना हो गया, जैसे उसके अलावा आपके करेक्टिव एक्शन जैसे पीसीए फ्रेमवर्क आप जानते होंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है रेगुलेटरी बॉडीज के फंक्शंस के तौर के ऊपर। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज एंड साथ ही साथ डेली बेसिस के ऊपर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ कि किस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वही एक चीज आपको हेल्प करती है जो लंबे समय तक चीजें आपकी रिटेन भी करवाएगी, आपकी गलतियां भी सिखाएगी, एंड उन गलतियों से आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने इनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस के अंदर आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जब हम थोड़ा प्रीलिम्स के करीब जाएंगे, उस समय हमारा मैक्सिमम फोकस हमारा प्रीलिम्स पे होगा। फिर एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ फेज होगा वहां पर हम अच्छे से मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो यानी कि ना पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेटेड मैनर में भी, एंड बाद में जब जब जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेटेड है। इवन यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, आपके सी सेट के एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। आपके 450 से ऊपर आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 30+ एसेज भी हैं, एंड जीएस के क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं ही हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू यू विन पोर्टल। क्या मीनिंग है इस चीज का? देखो, जब कोविड-19 पेंडेमिक था तब आप लोगों ने एक पोर्टल सुना होगा जिसका नाम था कोविन। याद है? कोविन पोर्टल ना दरअसल में कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट टूल की तरह यहाँ पे काम किया। अब उसी तरह के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं यू विन पोर्टल। यू विन पोर्टल के माध्यम से होगा क्या? यू विन पोर्टल से ना आपके जो भी इम्यूनाइजेशन होती हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन, जैसे आपके बच्चों की अगर हम बात करें, आप बच्चों जानते हो कि बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन देनी पड़ती हैं, राइट, ताकि वो बीमारियों से बच पाएं। उस तरह से आपकी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको भी वैक्सीन हमें प्रोवाइड करनी होती हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो हम प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से दिस विल एक्ट एज अ सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहीं पर हमें सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। कैसी जानकारी? जानकारी इसी चीज की कि भाई आपने ये वैक्सीन लगा ली है, अगले हफ्ते आपकी इस वाली वैक्सीन की डेट आने वाली है, वो आपको एसएमएस के तौर के ऊपर आपको रिमाइंडर भी भेज देगा आपके फोन के ऊपर। तो ये सारा का सारा काम आपका यूविन पोर्टल करने जा रहा है। समझ रहे हो? रियल टाइम के अंदर हमें डेटा मिलता रहेगा कि मैं भाई इस बच्चे को इतनी वैक्सीन लगनी थी, उनमें से उस बच्चे ने इतनी वैक्सीन लगवा ली है, इतनी पेंडिंग है, ये वाला वो मिस कर गया, तो हमें कहीं ना कहीं वहां तक उसको पहुंचना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन जो स्टेटस होगा ना, और डिलीवरी आउटकम क्या है, वो अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहेगा। तो इसको रजिस्टर किया जाएगा यूजिंग गवर्नमेंट आईडी लाइक आधार वगैरह हो गया, ठीक है। तो बच्चों को जो भी 25 शॉट्स दिए जाते हैं, और जो महिलाओं को दो आपके प्रेग्नेंट महिलाओं को जो वैक्सीन दिए जाते हैं, जो शॉट्स दिए जाते हैं, उनको यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। यूविन आपका एक मल्टीलिंगुअल ओपन सोर्स एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो
यहाँ पर आप जाके अपना पूरा पूरा डिटेल्स देख सकते हो कि किस किस को, मतलब अपने आपने जो भी आपका बच्चा है उसको अकॉर्डिंगली आपने कितनी वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। साथ साथ बाकी पोर्टल्स का इसको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो पूरा हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत आसान बनाने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेनेंस को आसान करने के लिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, हमारे वर्कर्स तक ये पूरी की पूरी जानकारी, वर्कर मतलब जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स होते हैं ना, उन तक हमारी ये जानकारी पहुंचे, उस चीज़ के लिए हमें ये यूविन पोर्टल बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो कल को आपको कोई एग्जाम्पल पूछे कि कोई डिजिटल एप्लीकेशन या डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दो जिसने हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया है, वहां पर आप कोविन पोर्टल का तो मेंशन कर ही सकते हो जिसने कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट साथ ही साथ आप यहाँ पे यूविन पोर्टल का भी मेंशन कीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। अगला दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। क्या मीनिंग है सर इस चीज का? देखो समझो इस बात को, इस चीज को ना पहले जो नाम दिया जाता था इट वाज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक बैरोमीटर। ठीक है, दरअसल में ना ये आपके सामने जो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर हमें देखने को मिलता है, ये अपने आप में क्या है, दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। तो आप पूछेंगे लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर तो समझते हो ना, इंडिकेटर मतलब कोई चीज इंडिकेट कर रहा है। और जब मैंने वर्ड यूज कर दिया लीडिंग इंडिकेटर, इसका मतलब है ये हमें पहले बता देगा, मीनिंग ये हमें पहले ये बता देगा कि आने वाले महीनों के अंदर, इन द कमिंग मंथ्स, दुनिया भर में ट्रेड कैसा होने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मैंने क्या बोला? होने वाला है। तो लीडिंग का मतलब दरअसल में यही होता है जो आगे आपके फ्यूचर की हमें थोड़ी जानकारी दे, इसीलिए इसका नाम क्या है, लीडिंग इंडिकेटर, जो हमें सिग्नल करेगा कि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर ग्रोथ आने वाले मंथ्स के अंदर कितनी होने जा रही है इन द गुड्स वाले सेक्टर के अंदर, मतलब मर्चेंडाइज सेक्टर के अंदर किस तरह से आपकी वॉल्यूम बदलने वाली है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, क्या क्या ट्रेंड्स क्या है। तो इस वजह से ये लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है आपका गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। तो दरअसल में इसको डेवलप किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि यहाँ पे हमें रियल टाइम बेसिस के ऊपर इंसाइट्स मिलती रहे कि ग्लोबल मर्चेंडाइज मतलब गुड्स के अंदर आपकी ट्रेड ट्रेंड्स क्या रहने जा रहे हैं, क्या क्या रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी के लिए अगर हम बात करें इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, तो हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड्स के बारे में पता लगा है कि भारत के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो आने वाले 6 महीने के अंदर बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से आने वाले टाइम का इसने हमें अंदेशा दे दिया, इसलिए ये लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है। अब यहाँ पर ना ये जो बैरामीटर है, यहाँ पर ये वैल्यू देगा, वैल्यू इसकी या तो होगी 100 से कम या वैल्यू होगी 100 से ज्यादा। इस हिसाब से जहां पे आप नोटिस कर पा रहे हो ना, ये जैसे आपका सामने पिक्चर आप देखने को मिल रही है। अगर मान लेते हैं कि नंबर आता है 100 से ज्यादा, इफ दिस कम्स ग्रेटर देन 100, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रेड ना बढ़ने वाला है। अगर ये नंबर लेस देन 100 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिलो ट्रेंड ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट, तो यहाँ पर ये जो बैरोमीटर होगा अकॉर्डिंगली इसको जो फ्रीक्वेंसी होगी क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश किया जाएगा, यानी कि हर तीसरे महीने यहाँ पे इसको अकॉर्डिंगली पब्लिश किया जाएगा। रीडिंग्स मैंने आपको बताई दिया कैसे कैसे आप इंटरप्रेट करोगे। तो आज के समय जो नंबर आपको देखने को मिला वो 103 है, 100 से ऊपर है ना, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि क्वार्टरली ट्रेड वॉल्यूम आपका ग्रो करेगा और बेसलाइन वैल्यू ऑफ 100 से भी ये ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। एक्सेप्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडेक्स की, उसके अलावा बाकी जो होंगे ना, बाकी बैरोमीटर कंपोनेंट इंडेसेस वो सारे इंक्रीज हो रहे हैं, बस ये आपका डिक्लाइन एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडेसेस के अंदर देखने को मिल जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये किसने बनाया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। अभी ये क्या मुद्दा है आखिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का? देखो आप लोग जानते होंगे कि इंडिया की ना दो देशों के साथ लड़ाई हुई है इन द पास्ट, वी हैव फॉट वॉर्स, एक आपका पाकिस्तान के साथ है और एक चाइना के साथ है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मान लेते हैं कोई पर्सन था, लेट से वो इंडिया में रहता था, आगे जाके उसने पता क्या किया, जब लड़ाई हुई उस समय या तो वो पाकिस्तान चला गया, नागरिकता वहां की ले ली, या चाइना की नागरिकता ले ली। राइट, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये दरअसल में इन देशों के नागरिक हैं जिनके साथ इंडिया ने युद्ध किया हुआ है। तो ये एक तरह के हमारे एनिमीज हुए। हालांकि हम बोलते नहीं है किसी को एनिमीज ऐसा सच, ठीक है, बट हमारे साथ इनका युद्ध हो चुका है। तो दरअसल में ये जो लोग थे जो इन देशों के नागरिक बन गए हैं, यहां पर ना हम इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनकी संपत्ति है, चाहे इनकी जमीन हो गया, इनके शेयर्स हो गया, या कुछ और कंपनीज वगैरह में ये हिस्सेदार थे, एनीथिंग लाइक दैट, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? वो सारी प्रॉपर्टी बन जाएगी एनिमी प्रॉपर्टी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां पर क्या होता है ना, इस चीज को हमने यहाँ पे एक एक्ट के अंदर ये चीजें डिफाइन कर रखी हैं।
कि यहाँ पर जो भी कोई ऐसा पर्सन था जो कहीं ना कहीं एनिमी सब्जेक्ट या एनिमी देखने को मिलता है, मतलब एनिमी कंट्री के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है, उस चीज को हम यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो उन इंडिविजुअल्स के द्वारा छोड़ी गई है या उन इंडिविजुअल्स की है प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं चाइना या पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए आफ्टर दीज वॉर्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिली, उस देश की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। कई बार ऐसा भी हो सकता है, लेट से कोई पर्सन था, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक पर्सन था, वो चाइना की सिटीजनशिप ले ली उसने, पर बाद में जाके उसने आगे फ्यूचर में मान लो यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, तो क्या वो एनिमी प्रॉपर्टी रहेगी? द आंसर इज यस, बिल्कुल रहेगी। हमने ना पिछले 2017 में एक अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट के अंदर हमने एक बार बोल दिया कि मान लो कोई प्रॉपर्टी एक बार एनिमी प्रॉपर्टी बन गई ना, अब वो एनिमी प्रॉपर्टी रहेगी रहेगी। अदरवाइज पहले पता क्या होता था, बड़ी दिक्कतें आती थी। जब वो चाइना का सिटीजन था तब वो एनिमी प्रॉपर्टी बन गई, फिर वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता था, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते थे कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, या आप अब तो मैं एनिमी रहा ही ना है, ठीक है ना। तो ये सब चलता था, पर हमने कहा नहीं, हमने 2017 में एक एक्ट पास किया एंड उसके हिसाब से हमने बोल दिया कि वंस हमने एक बार किसी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा मर गया, वो बंदा दूसरी सिटीजनशिप ले ली, वो बंदा जो फर्म थी वो एग्जिस्ट करनी बंद कर दी, नहीं, वट एवर जो मर्जी होए, वो एक बार एनिमी प्रॉपर्टी बन गई है तो एनिमी प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पर जो मुद्दा है दरअसल में वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान प्रेसिडेंट है परवेज मुशर्रफ जी, उनकी भी यहाँ पे ना मतलब कुछ जमीन होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, तो उसको भी अभी ऑक्शन किया जाएगा अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इस वजह से ये न्यूज में आ चुका है। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया इस चीज का। यहाँ पर ना पहले हमारे पास ना डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 हुआ करता था, जिसके माध्यम से जो हमारे पाकिस्तान नेशनल्स थे उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी कंपनीज को हमने टेक ओवर किया था। बाद में सेम चीज चाइना के साथ भी हुई, फिर बाद में हमने एक एक्ट ही बना दिया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का, और मैंने आपको बताया यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ 2017 के अंदर, जहां पर हमने इस चीज को ये कह दिया कि एक बार एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है तो इट विल ऑलवेज स्टे एज एनिमी प्रॉपर्टी। अब यहां पर ना हमारे पास एक संस्था है, इस संस्था का आपको नाम ध्यान में रखना है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। दरअसल में ये आपको एक डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दरअसल में ना गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंदर अगर हम नोटिस करें सीईपीआई करके जो संस्था है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि ये प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंगली एडमिनिस्टर कर पाए। अगर हम देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती हैं, उसके बाद दूसरा नंबर आपका वेस्ट बंगाल का देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में ये रखो कि सिर्फ जमीन की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, इसके अलावा आपका जो भी बैंक अकाउंट है, शेयर्स, गोल्ड या और भी जो कोई एसेट होंगे ना, वो सारे के सारे आपके एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। जैसे समथिंग यू शुड नो। अब ये मत कहना कि सर हमारे तो कई देशों के साथ और भी संबंध अच्छे नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है हमारा युद्ध किसके साथ हुआ है, तो सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, दैट इज इट। ये दो कंट्रीज की ही बात होगी। यहाँ पर ये मत कहना कि सर उस देश के साथ भी हमारा संबंध अच्छे नहीं है तो क्या वो भी एनिमी प्रॉपर्टी है, नहीं। यहाँ पर हमने दो ही कंट्रीज को यहाँ पे बोला हुआ है, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि इन्हीं के साथ हमने अभी तक युद्ध लड़ा है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है गलेथिया बे के बारे में। एक्चुअल में ना आप लोगों ने अगर फिल्म बूस्टर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो दरअसल में 6 सितंबर वाला, मतलब अभी 3 ही दिन हुए हैं, उस दिन के फिल्म बूस्टर के अंदर मैंने आपको ना अंडमान निकोबार की डिटेल में ज्योग्राफी समझाई थी। अगर किसी ने वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं देखा उस दिन का तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा, बहुत हमने यूजफुल डिस्कशन वहां पे किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सरकार के द्वारा गलेथिया बे के ऊपर जो ट्रांसशिपमेंट इंटरनेशनल आपको पोर्ट हब देखने को मिलेगा, उसको मेजर पोर्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंडिया में जो पोर्ट्स होते हैं ना वो दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। देखो मेजर और माइनर पोर्ट जो होते हैं ना, इनको क्लासिफाई करने का तरीका क्या है? क्लासिफाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये किसके कंट्रोल के अंदर है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर इनको एडमिनिस्टर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, तो यहाँ पर इनको हम मेजर पोर्ट बोल देते हैं। वेयर एज आपके जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होते हैं। अब यहाँ पर सर क्या क्या कर रही है, जो गलेथिया बे के अंदर आपको जो ट्रांसशिपमेंट हब या पोर्ट देखने को मिलेगा, इसको मेजर पोर्ट की तरह यहाँ पे सरकार ने डेजिग्नेट कर दिया है। दरअसल में जो हमने डिस्कशन किया था उस दिन आपके ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, आप नोटिस करना यहीं पर ग्रेट निकोबार के ऊपर ही आपको यहाँ पर दिस इज गलेथिया बे, यहाँ पे आपको गलेथिया बे नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, राइट। इसी पोर्ट की यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उस दिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में, याद करो, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट का मीनिंग क्या बताया था? ट्रांसशिपमेंट का मीनिंग यही बताया था कि एक ऐसा हब या ऐसी लोकेशन जहां पर कार्गो को ट्रांसफर किया जाता है एक वेसल से दूसरी के अंतर्गत, तो यही आपका गलेथिया बे आपका ट्रांसशिपमेंट हब आपको या पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अपने आप में 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है।
एंड अकॉर्डिंगली इनको 4 फेजेस के अंदर डेवलप किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना कि कब आपका कितना वो है, बट एक बेसिक आइडिया ज़रूर यहाँ पे आपको होना चाहिए। बाकी पोर्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया किस किस तरह से यहाँ पे वेरी करते हैं, राइट। ये तो आई थिंक सेम स्लाइड कॉपी हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जब बन जाएगा ना, इससे बेनिफिट क्या होगा। अब आप नोटिस करो, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पीपीपी टर्म्स की एक्चुअली बात कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे भारत की कोस्ट लाइन की, तो 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा आपको कोस्ट लाइन देखने को मिल जाएगी। और 95% आपका जो कंट्री का ट्रेड है बाय वॉल्यूम, एंड लगभग 68% जो वॉल्यूम बाय वैल्यू जो आपका ट्रेड है, वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की तरह यहाँ पे मूव करता है। अब यहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट हब बनने की वजह से हमारा जो रेवेन्यू लॉस होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको हम यहाँ पे सेव कर पाएंगे। प्लस क्योंकि आप नोटिस करो ना, कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, ये पोर्ट्स अभी के लिए चीज़ें हैंडल करते हैं, पर इसके बनने के बाद यहाँ पर हमें चीज़ें बेनिफिट हो जाएंगी। प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। साथ साथ अगर हम बात करें, और यहाँ पे सर्विसेज भी यहाँ पे प्लान है, जैसे आपका शिप रिपेयर, क्रू चेंज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, बंकरिंग, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हो पाएंगी, तो उससे फॉरेक्स सेविंग्स हमारी इंक्रीज होंगी, एफडीआई यहाँ पे बढ़ेगा, एंड ये अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो HADR है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उसके लिए भी ये फैसिलिटीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगला दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मदीरा रिवर के बारे में। यहाँ पर आप एक रिवर के बारे में देख पा रहे होंगे, राइट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी मदिरा रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना इस रिवर की, ये आपके अमेजोन की बहुत एक मेजर ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाती है। हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर जो पानी का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है, एंड यहाँ पर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर आपको सूखा देखने को आज के समय मिल रहा है। तो देखो, यूपीएससी की आदत रही है कि इस तरह से पूछता रहता है क्या सूख रहा है क्या नहीं सूख रहा, कहाँ पे बहुत नहीं पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो ये लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। देखो, इंपॉर्टेंट बात ना मदीरा रिवर के बारे में ये भी है कि जब हम बात करते हैं ना दो देशों की, बोलीविया एंड आपका ब्राज़ील, यहाँ पर ना इन दोनों कंट्रीज़ की बाउंड्री भी लगभग 100 किलोमीटर के लिए ये रिवर ही फॉर्म करता है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप नोटिस करोगे, ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और आपका बेनी और मेमोरी रिवर जो है वो यहाँ पे इसके कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको ये रिवर फॉर्म होती हुई देखने को मिल जाएगी। अकॉर्डिंगली अमेजोन रिवर के अंदर को ज्वाइन करती है ब्राजील के अंदर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाती है। ठीक है, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जो आसपास के लोग हैं ना जो यहाँ पे रहते हैं, उनको बहुत बड़े चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं इसी वजह से। प्लस एट द बात करूँ यहाँ पे फ्लोरा की, फौना की बात करूँ, तो रीजन के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के अंदर यहाँ पर इस रिवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड क्योंकि यहाँ पे ये सूख रही है, ड्रॉट आ रहा है, उससे बहुत मैसिव लेवल के ऊपर खतरा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम थोड़े करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताओगे इनमें से कौन कौन से रेस्क्यू मिशंस और उनकी लोकेशन करेक्ट है एंड कौन से इनकरेक्ट है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर आप बता सकते हो। दूसरा आपके सामने होमवर्क रहेगा रिगार्डिंग द ऑकस डील के बारे में। आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एंड अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स नीचे बता सकते हो, इनमें से कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने आपको सैटरडे जो होमवर्क दिया था ना, वहां मैंने पूछा था आप लोगों से कि इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। देखो, आप लोग जानते होंगे कि एक्सपेंडिचर को या इवन आपके रिसीट्स को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू रेवेन्यू और कैपिटल। अगर तो मान लो उसमें एसेट और या लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो वो वाली चीज को हम कैपिटल में काउंट करते हैं। वेयर अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें एसेट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो वो रेवेन्यू के अंतर्गत कंसिडर कर ली जाती है, राइट। आप लोग जानते होंगे ये चीज को। जब भी देखो कोई नई टेक्नोलॉजी को अक्वायर कर रहा है, डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, नई टेक्नोलॉजी मतलब आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोलेंगे, उसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। स्टेटमेंट 2 की बात करें, वहां दिक्कत पता क्या आ जाती है, यहाँ दिक्कत आ जाती है विद रिगार्ड्स टू इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब आप पैसा यानी कि आप कैपिटल रेज कर रहे हो। कैसे कैपिटल रेज कर रहे हो, इक्विटी के माध्यम से। इक्विटी मतलब आपके अपना शेयर्स बेचने की बात कर रहे हो। शेयर्स बेच के अगर आप कहीं ना कहीं कैपिटल रेज कर रहे हो, व्हाट डज दिस शो, ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये आपका कैपिटल रिसीट ही तो हुआ। कैपिटल रिसीट कैसा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, है ना। आपने अपने कंपनी का हिस्सा बेच दिया, आपने एक अपना एसेट बेच दिया, एंड अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे पैसा रेज किया है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई कैसे हो सकता है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट था, पहला आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपसे पूछा था इन्फ्लेशन के बारे में। देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो लोग हैं, एक पर्सन है अभय झा और एक यहाँ पे आपको जया कुमारी देखने को मिलती है। अब लेट से अभय झा ने क्या किया, 100 रुपया आज उधार पे दिया जया कुमारी को, और जया कुमारी ने प्रॉमिस ये किया कि साल के बाद ना
वो 110 रुपए वापस कर देंगी। ठीक है। अब इस केस में अभय क्या हुए, अभय हुए क्रेडिटर और आपकी जया कुमारी क्या हुई, डेटर, है ना, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है, अभय ने आज 100 रुपया दिया था, इसको वापस 1 साल बाद 110 रुपया मिलेगा। ठीक है। मान लेते हैं आज एप्पल्स का दाम है 100 रुपए किलो। आज अभय के पास 100 रुपया थे देने से पहले, जब इसने 100 रुपये नहीं दिया था उससे पहले अभय के पास 100 रुपये थे, तो आज के समय ना ये 1 किलो एप्पल बड़े आराम से खरीद लेता, क्योंकि मार्केट दाम क्या है, 100 रुपये किलो ही। 1 साल के बाद अभय को 110 रुपये किलो, 110 रुपये मिल जाएंगे वापस, पर उस समय 1 साल बाद आपके एप्पल्स का दाम ना महंगा हो जाएगा, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। क्या हो गया, एप्पल का दाम हो गया 200 रुपये किलो। अब 1 साल बाद जरा अभय को सोचो, अभय के हाथ में कितने, 110 रुपये, पर वो 110 रुपये से 1 किलो एप्पल नहीं खरीद पा रहा, क्यों, क्योंकि एप्पल का दाम हो चुका है 200 रुपये। तो यहां पर पता क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से अभय को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पहले 1 साल पहले वो 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा था, आज नहीं खरीद पा रहा, क्यों, महंगाई की वजह से। तो इन्फ्लेशन का नुकसान किसको होता है, सर नुकसान होता है क्रेडिटर को, और क्रेडिटर का नुकसान मतलब डेटर का फायदा। तो जो पहली बात ये कह रहा है ना, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। डेटर को फायदा होता है एंड क्रेडिटर को नुकसान होता है। बात अगर करें हम सेकंड स्टेटमेंट की, कि इन्फ्लेशन आपके बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट करता है, क्या ये बात ठीक है, नहीं। देखो दरअसल में मान लेते हैं बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर कौन होता है, बॉन्ड होल्डर यही होता है जो किसी कंपनी को पैसा एक तरह से उधार पे देता है। तो क्या वो सिमिलर तरह नहीं है जो क्रेडिटर काम करता है, बिल्कुल। क्रेडिटर भी तो क्या काम करता है, क्रेडिटर किसी को पैसा उधार पे देता है, एंड बॉन्ड होल्डर कौन होता है, जिसने किसी को पैसा उधार पे दिया है, बदले में उसके पास बॉन्ड पड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड होल्डर क्या हुआ, आप इसको बॉन्ड होल्डर कह लो या क्रेडिटर कह लो, तो क्रेडिटर को फायदा नहीं होता, क्रेडिटर को नुकसान होता है, जैसा हमने समझा भी एग्जांपल के अंदर। तो पहला यहाँ पे करेक्ट था एंड दूसरा आपका इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू फॉल्स की, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। बाकी सैटरडे जो होमवर्क दिया था, एक था विजुअल नेक्स्ट के बारे में, तो डेफिनेटली आपका ये टेक्सटाइल सेक्टर के साथ लिंक था, हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर कंप्लीट, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। एलडीएफ फंड की बात करें तो आपका 2027 सॉरी 2022 में इजिप्ट में जो कॉप 27 हुई थी उस समय यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी करेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी हमने देखा था ओपन एआई के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे उसकी रिसर्च कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज करने की बात है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।